हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक 1935 ईस्वी का अधिनियम ही था, जिसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। पॉइंट नंबर 1, 1935 ईस्वी के अधिनियम ने भारत को एक संघीय राज्य बनाने की योजना बनाई, जिसमें भारतीय ब्रिटिश शासित प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी शामिल करना था। देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना जहां ऐच्छिक था, वहीं ब्रिटिश शासित प्रांतों के लिए यह अनिवार्य था। संघीय व्यवस्था अनेक कारणों से कार्यान्वित नहीं हो सकी। नंबर 2, अधिनियम द्वारा इंडिया काउंसिल को अब समाप्त कर दिया गया तथा उसकी जगह पर भारत सचिव को परामर्श देने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया। वहीं भारत मंत्री को ब्रिटानी सरकार का सलाहकार माना गया। भारत सरकार पर नियंत्रण कायम रखने के लिए उसे वायसराय एवं गवर्नरों को आदेश जारी करने, भारतीय लोक सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके वेतन भत्ते आदि की शर्तें निश्चित करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों की जगह केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। पॉइंट नंबर 3, संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। आरक्षित विषयों में सुरक्षा, विदेशी मामले, सेना, धार्मिक मामले तथा जनजाति क्षेत्र रखे गए, जिन पर वायसराय को अपनी कार्यकारिणी काउंसिल द्वारा शासन चलाना था। इस काउंसिल में 3 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत, जो सिर्फ वायसराय के प्रति ही उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषयों में अन्य संघीय विषयों आरक्षित विषयों को छोड़कर को रखा गया। इन विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों की थी। इनकी नियुक्ति बहुमत प्राप्त दल से वायसराय को करना था। अपने कार्यों के लिए वे केंद्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 1, संघ सूची 59 विषय, 2, प्रांतीय सूची 54 विषय एंड 3, समवर्ती सूची 36 विषय। नंबर 4, वायसराय भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, जिसे इस अधिनियम के अनुसार विस्तृत अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई। वह मंत्रियों की सलाह को मानने को बाध्य नहीं था। आरक्षित विषयों का प्रशासन अपने काउंसिलों की सहायता से अपनी इच्छा अनुसार कर सकता था। हस्तांतरित विषयों को आवश्यक होने पर मंत्रियों की सलाह के बगैर ही निपटा सकता था। संघ, प्रांत और संयुक्त सूची के विषय निर्धारण का अधिकार था। उसे मंत्रिपरिषद केंद्रीय को नियुक्त करने, उसे भंग करने तथा स्थगित करने, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाने जैसे अनेक अधिकार उसे सौंपे गए। वह सदन को किसी विषय पर बहस करने से रोक सकता था। इसके द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, सम्राट की स्वीकृति के लिए रोक सकता था या अस्वीकृत कर सकता था। बजट के 80% भाग पर उसका नियंत्रण रहता था तथा प्रांतीय गवर्नरों को वह आदेश भी दे सकता था। वह प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता था। नंबर 5, इस अधिनियम द्वारा संघीय विधायिका का स्वरूप 20 संघीय सभा और राज्य परिषद रखा गया। कांग्रेस और लीग दोनों ने ही चुनाव में भाग लिया। कुछ प्रांतों 7 में कांग्रेस की, कहीं लीग की और कहीं पर संयुक्त मंत्रिमंडल बने। 1935 ईस्वी का अधिनियम का कांग्रेस एवं लीग दोनों ने आलोचना की। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम की तुलना ऐसी गाड़ी से की जिसमें ब्रेक था लेकिन इंजन नहीं। उन्होंने इसे अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब अथवा पूर्णतः अस्वीकरणीय बताया। एटली के अनुसार यह अधिनियम अविश्वास पर आश्रित है। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत को एक देश और यहाँ के लोगों को एक राष्ट्र मानने के सिद्धांत की संयोगवश पुष्टि हो गई। एटली की घोषणा फरवरी 1947। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।